वेलकम बैक, खुशामदीद। प्रोग्राम सलाम जेके आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ आसिफ रशीद, एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर मेरे साथ हैं। बढ़ते आगे बात अब एक और रिपोर्ट की। कल एतवार का दिन था, लेकिन सोमवार आते आते भी रिपोर्ट्स का सिलसिला थमा नहीं। सीएजी की तरफ से एक और रिपोर्ट में बल्कि जो ऐवान के अंदर रिपोर्ट रखी गई थी उसमें कुछ और खुलासे हुए हैं और जम्मू कश्मीर इंतजामिया की या साबिका सरकारों पर किस तरीके से कारकर्दगी सवालों के घेरे में है, इसका खुलासा इस रिपोर्ट में हुआ है। और जम्मू कश्मीर के अंदर साल 2014 से 19 के दरमियान अखराजात में किस तरीके से इजाफा हुआ है, सीएजी की जो रिपोर्ट अब सामने आई है साल 2019 में, उसमें इस बात का खुलासा हुआ है कि सिर्फ 5 वर्षों के दौरान जम्मू कश्मीर के अंदर 34,000 करोड़ से 64,000 करोड़ तक अखराजात जम्मू कश्मीर रियासत के पहुंच गए थे जब यूटी अभी नहीं बनी थी। और लोकसभा के अंदर जो रिपोर्ट पेश की गई है उसमें कई इस तरह की खामियां भी पाई गई हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर अखराजात तो बढ़े, इजाफा तो हुआ, लेकिन उनकी जो सालाना रिपोर्ट्स थी या तफसीलात फराहम करनी थी वो मुतलका महकमों की तरफ से या कई बड़े और अहम इदारों की तरफ से उस वक्त की रियासत में जो वापस सरकार के सामने नहीं रखे गए, जिसका नुकसान शायद साल 2020 के बाद भी उठाना पड़ सकता। मगर 5 वर्षों के दौरान सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक, सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक 64,572 करोड़ रुपए, जो कि 2014 से 2019 तक जिसमें इजाफा हुआ, जो कि इससे पहले 34,550 रुपए तक था। इसी तरीके से बजट का जो तखमीना इस बार आपको याद है कि सरकार की तरफ से 1,11,850 इस बार का जो बजट है वो पिछले साल के बजट 18-19 का है। पिछले साल का जो उससे 7% ज्यादा था, लेकिन साल 2018-19 का जो बजट का तखमीना था वो 1,11,850 करोड़ रुपए था, जिसमें से 95,386 करोड़ रुपए जो अखराजात थे। और 2014 के बाद 2019 तक उसमें यानी 2014 के बाद सबसे ज्यादा खर्च की जाने वाली ये रकम थी सीएजी की इस रिपोर्ट के मुताबिक। सीएजी का मानना है कि एक तरफ से अखराजात तो स्टेट के बढ़ाए गए, लेकिन आमदनी के जराए कैसे चलाए जाएंगे उस पर कोई भी तवज्जो नहीं दी गई है, जिसकी वजह से इम्बैलेंस हुआ है पूरा मामला। नंबर 1। नंबर 2, आपको याद होगा हमने इसी प्रोग्राम में आपको कहा था कि सीएजी की एक बड़ा रिपोर्ट जो था वो स्कूल एजुकेशन को लेकर था कि मॉडल स्कूल जो थे वो हर ब्लॉक लेवल पर बनाने थे, और उस सिलसिले में मरकजी हुकूमत की तरफ से इमदाद भी दी गई थी और स्टेट शेयर भी उसमें आया था। लेकिन वो स्कीम 10 साल का वक्त गुजरने के बाद भी पाए तकमील तक नहीं पहुंची। अब उसी सीएजी के हाशिए पर एक बड़ी बात जो कल रात देर के हमने देखी है वो ये है कि उस रिपोर्ट के अंदर लिखा गया है कि ये जितना भी पैसा है जहां पर स्कूल ही नहीं बनाए गए, जो मॉडल स्कूल्स बनाने थे जम्मू कश्मीर के अंदर, और पिछले 10 साल के दौरान ये पैसा तकरीबन 44.13 करोड़ रुपए का जो है ये वापस दिया जाए, यानी स्टेट गवर्नमेंट इसको रिफंड करे, क्योंकि ये मामला अनस्पेंडेड रहा है। अकाउंट्स में आपने डाल दिया, कैरी फॉरवर्ड कर दिया, लेकिन खर्च नहीं किया। अब सीएजी ने कहा कि ये पैसा वापस भेज दीजिए मरकज को, ताकि वो स्ट्रीमलाइन करके इसको देखेंगे क्या कुछ करना है। और यहां पर आप देख सकते हैं जब 44.13 करोड़ रुपया वापस आने की बात कही जा रही हो, तो आप समझ सकते हैं कि जो हम हर दिन आपको स्कूल की कहानी बताते हैं कितना बेहतर होता। 44.13 करोड़ रुपीस पैसा हाथ में, मॉडल स्कूल बनाने थे हर ब्लॉक के अंदर, नहीं बनाए। अफसरशाही की ताजा मिसाल, उल्टा एक्सपेंचर्स बढ़ाए, बोरोइंगज़म बताया, आपने कर्जा और लिया, उसमें भी इजाफा किया, स्टेट को मकरूज किया, आपने स्टेट के लोगों पर कर्जा चढ़ाया, वो अलग से। और ये जो खर्चे बढ़े हैं ये डेवलपमेंटल एस्पेक्ट नहीं बढ़ा है, ये खर्चे बढ़े दफ्तरों के अंदर, ये खर्चे बढ़े हैं दीगर मामलों के अंदर, अपनी जो लाइफस्टाइल थी दफ्तरों के अंदर उसको बेहतर करने के हवाले से। जबकि बजट के अंदर लगातार ये कहा जा रहा था कि ये कर्टेलमेंट होगी, ये कर्टेलमेंट होगी, ये कर्टेलमेंट होगी, लेकिन वो कर्टेलमेंट्स कहीं दिखी नहीं है। और सीएजी ने बड़ा सवाल उठाया है पैसों पर भी, और सीएजी ने बड़ा मामला जो है सामने रखा है। ये तो बात थी जनाब अफसरशाही की, लेकिन बढ़ते हैं आगे। और अब जो खबर बता रहा हूं वो साबिक अफसरों के लिए नींद उड़ा देने वाली खबर है। जी हां नाजरीन, जम्मू कश्मीर इंतजामिया के अंदर जितने भी साबिका आईएएस, आईपीएस और केएस अफसर रहे हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर खिदमात दी हैं और आजकल जम्मू कश्मीर के अंदर ही है अपनी जिंदगियां बसर कर रहे हैं और पिछले 2-3 सालों से रिटायरमेंट की जिंदगी बसर कर रहे हैं, उन पर मरकज से लेकर जम्मू कश्मीर इंतजामिया की नजर बनी हुई है और डाटा को कलेक्ट किया जा रहा है। और लगातार ये खबरें सामने आ रही है कि आमदनी से ज्यादा
असासे उनके सामने आ रहे हैं। और जब यह खबर सामने आई कि साबिक अफसरों के आमदनी से ज्यादा असासे सामने आ रहे हैं, तो मरकजी हुकूमत से लेकर जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने डाटा कलेक्शन की है और बहुत जल्द एसीबी को डाटा सौंप दिया जाएगा और यह कार्रवाई अमल में लाएंगे। कार्रवाई यह होगी कि लगातार अब उन अफसरों से भी पूछताछ होगी जिन्हें आमदनी से ज्यादा जिनकी प्रॉपर्टियां सामने आई हैं। और माना जा रहा है कि हाई पॉश एरियाज के अंदर, चाहे वो कश्मीर के हो, जम्मू के हो, दिल्ली के हो या मुल्क की दीगर रियासतों के अंदर हो, बहुत बड़े महलात जो है वो खड़े कर दिए गए हैं। और अब एंटी करप्शन ब्यूरो को यह हुक्मनामा मरकजी वजारत दाखिला की तरफ से दिया गया है कि फहरिस्त को तरतीब दिया जाए, तहरीर किया जाए, मरकज को सौंप दिया जाए ताकि इन अफसरों के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतिसाबी अमल को आगे बढ़ाया जाए। कुछ अफसरों पर यह भी इल्जाम है कि टैक्स चोरी के अंदर भी वो मुलव्वस है और दूसरे तरीके से बराह रास्त अगर पैसा नहीं लिया लेकिन कमीशनिंग और दीगर मामलात के जरिए से अपने इमलाक को खड़ा किया है। और अब सरकार उन सब पर नकेल कसने के लिए तैयार है और माना जा रहा है कि रिपोर्ट्स मांगी जा रही है खुफिया एजेंसियों से भी और एसीबी को भी कार्रवाई के लिए तैयार रहने को कहा गया है। यानी यौम हिसाब बहुत जल्द होगा उन अफसरों का जिन्होंने खिदमात तो दी हैं लेकिन गैर कानूनी तौर पर हमने इमलाक बढ़ाए हैं, पैसा बनाया है और अपने जो है बड़ी बड़ी कोठियां श्रीनगर और दिल्ली, जम्मू और दीगर जगहों पर बनाई है जो आपकी आमदनी से भी ज्यादा है। उस चीज का खुलासा हुआ है और अब कार्रवाई करने जा रहा है मरकजी सरकार। और इस फहरिस्त के अंदर टॉप आईएएस अफसर भी है, फॉर्मर केएस अफसर भी है और फॉर्मर आईपीएस जिन्होंने पुलिस के अंदर अपनी सर्विसेज दी है। तकरीबन 1 दर्जन के करीब अफसरों के नाम इस वक्त घूम रहे हैं जिनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। चलिए, बात इंतजामिया की हो रही है तो एक और इंतजामिया की ही बात आपके सामने रखते हैं। सीएजी की एक रिपोर्ट हमने आपके सामने रखी जिसमें कई अहम खुलासे हुए, लेकिन बात अब जरा एसआरटीसी के हवाले से भी। स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन जो एक बड़ा इदारा जम्मू कश्मीर के अंदर गुज़श्ता कई बरसों से अपने खिदमात अंजाम दे रहा है, लेकिन सीएजी की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि हुकूमत की जानिब से बजट वागुजार करने, बड़े पैमाने पर फंड्स का इस्तेमाल करने के बावजूद भी एसआरटीसी को जम्मू कश्मीर के अंदर काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। ना आमदनी बढ़ी है, ना गाड़ियों में इजाफा किया जा सका है। हर साल बजट में एक हिस्सा इसको रखा गया, एसआरटीसी के लिए रखा गया, लेकिन इस बार भी करीब 17,000 करोड़ रुपए का एसआरटीसी ने नुकसान उठाया है। साल 2019 तक की रिपोर्ट के मुताबिक 1639 करोड़ रुपए का नुकसान जम्मू कश्मीर के अंदर एसआरटीसी को, और सरकार ने हर बार, पिछली सरकारें हो, इस बार की इंतजामिया हो, एसआरटीसी के लिए मखसूस फंड्स भी रखे, लेकिन ना ही कहीं से सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाया जा सका, न गाड़ियों की जो तादाद जम्मू कश्मीर के अंदर बढ़ानी थी, तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर बढ़ाई जा सकती थी, उस पर भी कोई गौर खौज नहीं किया गया। वक्तन फक्तन मरकजी सरकार की तरफ से इसके लिए ऐलानात तो किए जाते रहे, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर आज साल 2014 और 19 के दरमियान काफी और बड़े पैमाने पर नुकसान इस बड़े इदारे को उठाना पड़ रहा है। सीएजी का मानना है कि सफेद हाथी पाला गया है और सफेद हाथी को पालते पालते रियासती इंतजामिया ने कभी इसको दोबारा से जिंदा करने की कोशिश नहीं की। नो डाउट कि पैसा दिया गया लेकिन वो सही सिमत में शायद लगा नहीं है, जिसकी वजह से कभी भी एसआरटीसी रिवाइव हुआ ही नहीं। और तकरीबन 1640 करोड़ के आसपास पैसा जो है वो रेवेन्यू लॉस हुआ है साल 14-15 और 15-16 के दौरान। ये कॉम्पिटेंट ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट हम आपको बता रहे हैं और इसी रिपोर्ट के अंदर ये साफ कर दिया गया है कि जो रेवेन्यू जनरेशन था, यानी गाड़ियां चलती वहां से रेवेन्यू जनरेट होता, उसमें भी कमी हुई है। और फिर दीगर मामलों में जो सरकारी काम ये करते हैं उसमें तकरीबन 50% कमी जो है रेवेन्यू स्टेप में आई है। ये सीएजी की रिपोर्ट जो है वो लगातार 14-15, 15-16 और 16-17 और 18-19 के हवाले से भी सामने आई है। यानी कुल मिलाकर 2014 से 2019 तक नॉन प्लान ग्रांट जो रिसीव किया गया जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की तरफ से वो भी कम हुआ, 35.56 करोड़। और इसके साथ साथ जब आप इसको कंपेयर करेंगे साल 2014 के बाद की सूरत हाल के साथ, तो ये बहुत ही आपको हैरान कर देगा। रिपोर्ट ये कह रही है कि मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टियां जो एसआरटीसी की हैं
वो सही सिमत से इस्तेमाल नहीं की जा रही है और कभी भी यहां पर फ्लीट को बढ़ाने की कोशिश नहीं की। अब कल आपको याद होगा एक कॉलर ने कॉल किया, उन्होंने कहा कि देखिए एसआरटीसी की गाड़ियां जो है बड़ी जनाब शानदार गाड़ियां आजकल है, इलेक्ट्रिक गाड़ियां लाई गई हैं और वो चल भी रही हैं, लेकिन उनकी सेहत सफाई का कोई ख्याल नहीं है और उन्हें ठीक तरीके से नहीं रखा जा रहा है और उसकी वजह से वो बहुत जल्द खराब हो जाएंगी। और उस पर तुरा ये कि एसआरटीसी के जिम्मेदार बता रहे हैं कि जो मामला इसका है, सफाई का मामला है, उसके लिए अमला होना चाहिए। हमारे पास अमला ही नहीं है। जब आपके पास अमला नहीं है तो गाड़ियां क्यों लाई? इसकी जवाबदेही कौन देगा? क्या उस वक्त कमिश्नर सेक्रेटरी साहब ने ये नहीं सोचा था कि गाड़ी तो हम लाएंगे, इसकी मेंटेनेंस कौन करेगा और मेंटेनेंस करने के लिए क्या कुछ मैकेनिज्म हमारे पास है? अगर निजी कंपनियां देखेंगे आप, जो दुनिया भर के अंदर निजाम चल रहा है ट्रांसपोर्ट के अंदर, 10 गाड़ियां लाएंगे और 10 साल के अंदर वो 10 से 5 नहीं जाएंगी, बल्कि 10 से 11-12 तक जाएंगी। मैं नहीं कहूंगा 10 की 20 हो जाएंगी, 1-2 गाड़ियां बढ़ेंगी, लेकिन यहां पर उल्टी गंगा बही है। एसआरटीसी रूबज़वाल है, मुलाजिम सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं, तनख्वाह नहीं है, साबिक मुलाजिम रो रहे हैं कि उनका सीपी फंड और दीगर मामला कहीं पर नजर नहीं आ रहा है, और सरकार का तीसरा फंडा यह है कि जनाब हम तो इसको चलाना चाह रही है, चल नहीं रही है। चलेगी कैसे? सियासत को छोड़ दीजिए, काम कीजिए, टेक्निकल बुनियादों पर काम कीजिए और फिर देखिए ये इदारा कैसे चल पाता। नहीं चल पाता है तो इसे प्राइवेटाइज कीजिए, सीधी सी बात है। और ये जो स्टेट एक्सचेकर का लॉस हर साल हम देख रहे हैं, मुझे याद है आसिफ, सन 96 में फारूक अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर थे तो बड़ा रोया गया इस मामले पर, फिर कहा गया कि अब जी तूफान लाएंगे, और उस वक्त के वजीर साहब एक थे जम्मू से बिलोंग कर रहे थे, उन्होंने मैकेनिज्म बनाया, एक व्हाइट पेपर बनाया। आज तक वो व्हाइट पेपर शाया ही नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? उसके अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और दीगर जमातें बराह रास्त जिम्मेदार हैं, क्योंकि जिसके हाथ में भी वजारत चली गई उसने अपने तरीके से अपने लोगों को लगवाया, अपने तरीके से 10 काम करवाए, जिसकी वजह से तबाही इदारा हुआ है। और आज तबाही नहीं बल्कि क्लोजर के दहाने पर आ गया है और फाका कशी वहां के लोग कर रहे हैं। वजह यह है कि कभी इस निजाम को चलने नहीं दिया गया। यह खबर थी एसआरटीसी की जो हमने आपके सामने रख दी है। बढ़ते हैं आगे और अब एक और खबर बताते हैं आपको। खबर जरा सीधी और साफ है, क्योंकि कल बादमवारी श्रीनगर के अंदर एक वाकया सामने आया जिसके बाद तरह तरह की बातें सामने रखी गई है। और यह हंगामा जो हुआ, कुछ लोगों का यह मानना था कि जनाब हंगामा इसलिए हुआ क्योंकि लोग नहीं चाह रहे थे कि वहां पर सैर तफरी के लिए कुछ लोग आए, और कुछ लोग इसको कहीं और लेना चाहते हैं, कुछ लोगों ने सियासत की। लेकिन पुलिस ने अब वजाहती बयान जारी कर दिया है और वजाहती बयान में उन्होंने साफ कर दिया है कि मामला क्या था और क्यों यह मामला पेश आया है। कह रहे हैं कि एक जनाब एक आदमी ऐसा था, एक आदमी एक गाना सुनना चाहता था, नौजवान जिसने फरमाइश की थी, गाना बजा नहीं, जिसके बाद हंगामा वहां पर हुआ है। और हंगामा इतना ज्यादा हुआ कि तोड़फोड़ हुई है स्टेज पर। पुलिस ने बहुत ही जो दूरअंदेशी का मुजाहिरा किया, अदरवाइज वरना कल वहां पर काफी हंगामा होना था। पुलिस ने अगर लाठी या टीयर गैस शेल फायर किया होता तो काफी हंगामा वहां होता। उन्होंने बड़े तहम्मुल से काम लिया, जिसकी वजह से सूरत-ए-हाल थोड़ी सी बेहतर हुई। यह तो एक कहानी है, लेकिन जब आप इस वीडियो को बगौर देखेंगे, आना जाना लगा रहता है, फेस्टिवल्स भी होंगे, लेकिन मैंने पहले कहा कि कोविड का कहर है जी। मस्जिद के अंदर जाने पर पाबंदियां हैं कि आप नहीं जा सकते हैं, जश्न में आप जाइए, आप सैर तफरी भी कीजिए, लेकिन बराह करम 3 चीजों का ख्याल रखिए। दूरी का मेंटेन कीजिए, मास्क लगाइए, फिर तफरी भी कीजिए, कोई परेशानी नहीं है। मस्जिदें जाए न जाए, लेकिन तफरी का सामान होना चाहिए था। और इस बीच आपको बताएं कि एक तरफ इंतजामिया की तरफ से तमाम तर इकदामात के दावे करके मुख्तलिफ मकामात पर मजहबी तकरीबात पर इस बार पाबंदी आयद की गई है, लेकिन उसके लिए इंतजामिया को इस बार इन तस्वीरों को देखने के बाद काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर तनकीद का सामना है कि अगर इकदामात हैं तो फिर ऐसे प्रोग्राम्स के लिए क्यों नहीं जहां पर एक साथ हजारों की भीड़ इकट्ठा थी। झगड़ा हुआ, बात हुई, वो अलग थी, लेकिन कोविड-19 की गाइडलाइंस जिस तरीके से धज्जियां उड़ाई गई, उस बात को यकीनी बनाने में या उसकी जिम्मेदारी कौन तय करेगा। लेकिन ये जो कुल मिलाकर मामला हुआ, काफी अफरा तफरी का आलम देखा गया, यहां पर लोग एक दूसरे को बचाते और भागते नजर आए। ये पूरा मामला क्या था? सैयद इरफान फाजिल इसी पर श्रीनगर से हमारे साथ हैं। इरफान, कल से आप मुसलसल इसको कवर कर रहे हैं, क्या कुछ पूरा मामला है, तफसील से बताइएगा, और पुलिस का बयान क्या कहता है?
देखिए आसिफ, अगर बात करूं मैं बादमवारी को लेकर, इस शहर खास में खूबसूरत सा गार्डन है और हर साल यहाँ पर एक जश्न बहार की आमद के साथ साथ डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर बैंक जो है वो हर साल प्रोग्राम करता था, मगर आज इस बारी डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म ने इसको अपने अंडर ले लिया है और अब डिपार्टमेंट के एंड से वहां पर एक खूबसूरत सा प्रोग्राम जो है मौसीकी को लेकर कल 4 बजे से शुरू होना था, जिसमें वादी कश्मीर के गुलकार जो ए ग्रेड आर्टिस्ट हैं, फनकार है, वो वहां पर परफॉर्म करेंगे और लोगों का दिल बहलाएंगे। इस बीच अगर बात करें तो तकरीबन 6:30 बजे के करीब वहां पर एक वाक़ा पेश आता है। स्टेज को पूरी तरह से तोड़फोड़ देखने को मिलती है और स्टेज पर कई सारे लड़के चढ़ जाते हैं, जो कि वहां पर अथवास कश्मीर एक इवेंट्स मैनेजमेंट कंपनी है जिन्होंने वहां पर साउंड सिस्टम लगाया था और इन कोलैबोरेशन विद कश्मीर ऑडियो विजुअल सेंटर, और इसके साथ साथ बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म ने इनको हायर किया था। तो वहां पर शाजिया बशीर और अब्दुल रशीद हाफिज और वादी कश्मीर के दीगर फनकारों को कल वहां पे परफॉर्म करना था। इस बीच वहां पर एक लड़के ने एक गाने की डिमांड की है जो सिंगर को सही नहीं लगा है, और उसके बाद वहां पर जो स्टेज पर जो शख्स था जो कोऑर्डिनेट कर रहा था, सुनने में आया है कि उन्होंने उसको एक थप्पड़ भी मारा है उस लड़के को स्टेज से, ताकि वो उतर जाए। तो जो ही ये वहां पर ये वाक़ा पेश हुआ है, उनके साथ जो दीगर वहां पर साथी थे या बाकी लोग थे वो स्टेज के ऊपर चढ़े और उन्हें वहां पर सारा हंगामा खड़ा कर दिया और सारी चीजें तोड़ के वहां से फरार हो रहे थे। और इस बीच ये भी वहां पर सुनने में आया कि कुछ वॉइस नोट्स आ रही थी कि अगर देखा जाए तो जब कोविड प्रोटोकॉल की बात करते हैं, कोविड का कहर की बात करते हैं, तो जब इस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं, इतनी भीड़भाड़ होती है, तो मस्जिदों में नमाज पढ़ने के लिए क्यों नहीं दिया जाता, जबकि शब बारात और शब बारात के मौके पर आज पाबंदी क्यों लगाई गई है। जबकि ये इस तरह की सिचुएशन है तो मौसीकी के लिए और खासतौर पे इन फंक्शंस के लिए वो एसओपी गाइडलाइंस और वो प्रोटोकॉल क्यों नहीं है। जबकि हमने वहां पर यह भी देखा कि वहां पर एक हजूम तकरीबन 1,500-2 हजार के करीब वहां ऑडियंस थी, जिनने कोई मास्क नहीं पहना था, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी, और इस बीच वहां पर हर कोई यही सवाल खड़े कर रहा था कि आज कोरोना का कहर बढ़ रहा है। अच्छा, अब जरा एक चीज और बताइएगा इरफान, में बड़ा इंपॉर्टेंट है, पुलिस का मानना है कि एफआईआर कर दी है और नौजवानों की आइडेंटिफिकेशन हो गई है और उनसे जो है वो मामला, अब चूंकि अगर एफआईआर हुआ है तो कार्रवाई भी आगे होगी, तो क्या कुछ और है इस सिलसिले में? कहां के नौजवान थे, क्या लोकल थे या बाहर के थे? देखिए, रैनावारी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज हुई है और जिसमें खासतौर पे कल जिन लोगों ने वहां पर हंगामा किया है कुछ सुनने में आया है कि उनको गिरफ्तार भी किया गया है और खुसूसन उनसे पूछताछ लगातार जारी है। और बताया जा रहा है कि शहर के खास का जितने भी कनेक्टेड एरियाज है वहां पर ये लड़के जो है जो कि दीगर इलाकों के हैं शहर के हवाले से, जो वहां पर कल इस जश्न में मौजूद थे, अब आने वाले टाइम में जरूर पता चलेगा कि उनके खिलाफ कितनी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और साथ साथ में इस वक्त जो लोकल वहां पर इवेंट वेंडर था उसका मानना है कि तकरीबन 12 लाख के करीब उसका नुकसान हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। बढ़ते हैं जी आगे। ये तो कल की खबर थी, लेकिन पुलिस की कार्रवाई हुई है। लेकिन मैंने पहले कहा कि पुलिस ने कल जिस दूरअंदेशी के साथ वहां पर मुजाहिरा किया है और अपनी प्रोफेशनलिज्म को दिखाया है वो काबिल तारीफ भी कहीं ना कहीं आपको नजर आएगा। बढ़ते हैं आगे, बात जरा एनआई की भी करते हैं। और एनआई की बात करना बहुत ज्यादा अहम इसलिए है क्योंकि वहीद का मामला सामने आ रहा है और वहीद परा के मामले को लेकर तरह तरह की बातें जो है वो सामने आ रही है और एनआई की तरफ से कुछ और इल्जाम जो है वो सामने आए हैं। अगरचे खुद यूथ लीडर वहीद रहमान पर्रा ने इन सभी मामलों से खुद को अलग किया है और यह कहा है कि उन्हें फंसाने की पूरी कोशिश की जा रही है। पीडीपी यूथ लीडर वहीद रहमान पर्रा की मुश्किलें और भी बढ़ी हैं और संगीन इल्जाम जहां पर गुज़श्ता दिनों उन पर एक लगा था, उसके बाद एक और संगीन इल्जाम उन पर अब आयदी किया गया है। एनआईए की चार्जशीट में जिस बात का खुलासा हुआ है कि वहीद रहमान पर्रा जो कि असले का कारोबार करता था या एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, जो पिछली बार भी हमने आपको बताया था, 2 दिन पहले एनआईए ने खुलासा किया था कि उसने सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल किया है और जो गन्स एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का सिलसिला था वो किस तरीके से उसने शुरू किया था और कितने वक्त तक के लिए वो मिलिटेंट्स के साथ मिलकर बाज़ाब्ता उनके साथ बातचीत करके कैसे वो दूसरी जगह वो हथियार ले जाता रहा, ये इल्जाम। और दोबारा इस बात को भी रिपीट किया गया है कि असला का कारोबार जिसमें मुलव्वस पाया गया है वहीद रहमान पर्रा को। और दूसरी बड़ी बात कि सियासी फायदे के लिए मिलिटेंसी का सहारा लिया गया और इसलिए कई मिलिटेंट्स को, चाहे वो इंतखाबात हो या इंतखाबात से पहले और बाद में साल 2014, 15 और 16 के बाद मुसलसल ऐसे हालात बने जहां पर वहीद रहमान ने इस तरह के हालात का फायदा उठाया अपने
सियासी फायदे के लिए उन्होंने कुछ मिलिटेंट्स के साथ राब्ते भी रखे, इस बात का खुलासा हुआ। एनआईए की तरफ से चार्जशीट फाइल की गई है जिसमें मजीद उन पर ये संगीन इल्जाम आयद हुए हैं। हालांकि उनकी तरफ से किनाराकशी से की गई है, जरूर इसकी दूसरी तरफ पार्टी की जानिब से भी तनकीद की जा रही है, लेकिन फिलहाल कौमी तहकीकाती एजेंसी ने मजीद उस कार्रवाई को आगे बढ़ाया है जिसमें गुज़श्ता दिनों उन पर इल्जाम आयद हुआ था कि उनने सरकारी गाड़ी जो एस्कॉर्टेड थे, उनके साथ सिक्योरिटी के जवान थे, उनके जो बॉडीगार्ड्स थे वो दिए गए थे, लेकिन उन्होंने उन सब चीजों का नाजायज या गलत फायदा उठाकर हथियार दूसरी जगह या नॉर्थ से साउथ ले जाते थे और मिलिटेंट तंजीम का किस तरीके से उन्होंने यहां पर अपने सियासी मफाद के लिए यहां पर फायदा उठाया। आज एक बार फिर इस बात को भी दोहराया गया है कि सियासी फायदे के लिए मिलिटेंसी का सहारा लेते हुए असले का कारोबार भी जिसके साथ डायरेक्टली नाम जोड़ा जा रहा, अब वहीदुर रहमान पर आ साल 2010 की एजिटेशन का भी जिक्र एनआईए की चार्जशीट, जिमनी चार्जशीट के अंदर किया गया और कहा गया कि जो 3 नौजवान मत्सिल के अंदर मारे गए थे जिनके बारे में यह कहा गया था कि वो मिलिटेंट और बाद में वो सिविल निकले, उस दौरान काफ़ी एहतजाज हुआ है और 126 के करीब लोग मारे गए हैं। उस दौरान भी वहीद ने बाज़ाब्ता तौर पर 20 से 40 लोगों का एक ग्रुप बनाया था जो हालात को पुरतनाव बनाते थे शुमाली कश्मीर और श्रीनगर के अंदर। ये इल्ज़ाम भी लगाया था वहीद की तरफ से अदालत के अंदर भी, और उसके बाद भी जो बयान उनकी तरफ से आया है वो यही है कि उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है और सियासी इंतकामगिरी के तहत ये पूरा मामला जो है उनके साथ जोड़ा जा रहा है और उनका इसके साथ दूर दूर तक भी कोई राब्ता नहीं है। तो ये तो हालात है जी सियासत के और एनआईए की किस तरीके से कार्रवाई चलती है। बढ़ते हैं आगे, इससे पहले कि हम ब्रेक पर जाएं, 2 बड़ी खबरें हैं जी और दोनों का ताल्लुक आपसे है क्योंकि गाड़ियां सील हो रही हैं, गाड़ियों को जब्त किया जा रहा है और ये जब्त इसलिए किया जा रहा है और ये माना जा रहा है कि ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज की तरफ से हुक्मनामा पहले जारी कर दिया गया था, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ और अब गाड़ियों को सील किया जा रहा है। रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस कश्मीर की तरफ से एक और हुक्मनामा जारी करके बैरूनी रियासत से आने वाली गाड़ियां जम्मू कश्मीर के अंदर जो आएंगी, पहली बार वादी में अगर किसी दूसरे खित्ते की गाड़ी पहुंचती है तो दोबारा उसकी रजिस्ट्रेशन करानी होगी जो लाजमी करार दी गई है। तमाम अजला में वादी कश्मीर के अंदर असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट को हिदायत दी गई है कि वो इस तरह की गाड़ियां जो बाकी रियासतों से वादी कश्मीर में पहुंची हैं उनकी दोबारा रजिस्ट्रेशन लाजमी करार दें, जिससे कुछ लोगों की राय में इसे तानाशाही का हुक्म भी माना जा रहा, लेकिन ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से अपनी दलील देते हुए यह कहा गया है कि गाड़ियों की चोरी होना, गैर कानूनी तरीके से गाड़ियों का इस्तेमाल होना, इन तमाम चीजों से बचने के लिए वादी में इस तरह का कदम ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की तरफ से उठाया गया है। हजारों गाड़ी मालिकान को कब्ल वक्त कोई इतला दिए बगैर भारत में पहली बार वादी में दूसरे खितों की रजिस्टर्ड गाड़ियां चलाने की अपने हुक्मनामे में बैरूनी रियासतों से खरीदी लाई गई गाड़ियों को की जम्मू आरटीओ इजाज़त नहीं दे सकता, यानी न तो जम्मू आरटीओ आपको इजाज़त देगा और ना ही कश्मीर का आरटीओ आपको इजाज़त देगा। इस ज़िमन में जो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटियां हैं उनकी तरफ से ये कहा गया कि लाजमन जो भी गाड़ी आएगी उसकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। अब यहाँ पर 2 सवाल उठ रहे हैं। सरकार का मानना है कि उनकी तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर पहले ही यह हुक्मनामा जारी कर दिया गया था कि जितनी भी गाड़ियां लाई गई हैं या खरीदी गई हैं उनका बाज़ाब्ता तौर पर रजिस्ट्रेशन जम्मू कश्मीर अथॉरिटीज़ के अंदर होना चाहिए और अगर नहीं होगा तो जनाब इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और जब वो वक्त मुकर्रर हुआ और लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं की तो उसके बाद ही गाड़ियों को सील करने का सिलसिला किया गया। ये सरकार का मौक़िफ़ है, जबकि आम लोगों का ये मौक़िफ़ है कि हुक्मनामा निकला कब और उसका इतलाक जब हुआ तब तक किसी को भनक भी नहीं लगी, और जब ये इतलाक हो रहा है इसमें भी ज्यादती और ज़बरदस्ती की जा रही है और ये माना जा रहा कि ये पहली रियासत होगी, ये पहली यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर होगी जहां पर इस तरीके से कानून को नाफिज किया जा रहा है। रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर कश्मीर का तानाशाही हुक्म है ये ट्रांसपोर्टर्स का मानना है, ये उन लोगों का मानना है जो गाड़ी खरीद कर श्रीनगर के अंदर बेचते हैं, उनका मानना है कि उनके साथ भी कोई राब्ता जो है वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं किया गया है। चलिए, ट्रांसपोर्ट के साथ साथ अब जरा एक और हुक्मनामे की भी बात करते हैं। चूंकि गुज़श्ता दिनों इशफाक ट्रांसपोर्टर्स और सरकार के दरमियान जो तातुल था उसको खत्म इस बात पे किया गया था कि 19% का किराया यानी 30% किराया बढ़ाया जाए। इस बात को लेकर जो अपना मेमोरेंडम था वो इंतजामिया को सौंपा गया था ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से, लेकिन हतमी फैसला हुआ था कि 19% तक का जो किराया है उसमें इजाफा किया जाएगा। 19% किराए के हिसाब से कितने किलोमीटर तक आपको
जो सफर करने के दौरान कितना पैसा देना होगा, ये बाकायदा एक रेट लिस्ट तैयार की गई थी जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं कि टैक्सी और कैब ड्राइवर्स या फिर उसके साथ ऑटो रिक्शा है, बस के अंदर मेट्रोडोर या सोमो ड्राइवर्स हैं, वो कितने किलोमीटर तक कितने रुपए आपसे वसूल सकते हैं। लेकिन इस वक्त शिकायत जो मौसूल हो रही है कि 19% किराए में इस वक्त तमाम आप ट्रांसपोर्ट के जितने भी रूट्स हैं वादी के अंदर या जम्मू प्रोविंस के अंदर, वहां पर उसकी सरन खिलाफवर्जी हो रही है। लेकिन ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने जब से हुक्मनामा जारी किया है, दोबारा इस पर कोई नजरसानी नहीं हुई है कि जमीनी सतह पर इस पर अमल दरामद हो भी रहा है या नहीं। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने यह कहा कि 19% जनाब ट्रैफिक का जो मामला है उसमें बढ़ेगा, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट में बढ़ेगा, ये अच्छी बात है और सब ने इसको बाद में माना भी। लेकिन अभी जो परेशानी ये है, जो टेक्निकली लोग समझना चाहते हैं और मुझे उम्मीद है कि अगर हुकूमती इदारे इस चीज़ को समझेंगे तो वो ज़रा इसकी वजाहत करें। वो मामला ये है जी, अगर मामला 19% का तो ये 100 रुपये पे 19% होगा, जहाँ तक हम समझ पा रहे हैं कि 100 रुपये पे 19% वैसे होता है, या ये ऐसा है कि जो जितना किराया दे रहा था उस पर 19% चढ़ेगा, तो फिर ये मामला कुछ अलग है। तो एक तो कन्फ्यूजन यहाँ पर ये है। दूसरा कन्फ्यूजन ये है कि अगर हम 2 या 3 किलोमीटर का सफ़र करते थे तो उसमें 5 से 7 रुपये का किराया हुआ करता था, उस पर भी 19% चढ़ा है, तो फिर जब आप 10 किलोमीटर से ऊपर जाएंगे तो उसमें तो ज़्यादा चढ़ना चाहिए था। तो ये जो तफावत इसके अंदर है और ये जो क्लियरिटी नहीं आ रही है, इसकी वजह से अवाम भी परेशान है, ट्रांसपोर्टर अपने तरीके से काम कर रहे हैं। अवाम ये जानना चाहती है कि आखिर मामला है क्या, हुकूमत किस तरीके से इन रेट्स को चला रही है और क्या कुछ कर रही है। 19% रेट अगर बढ़ाई गई या 10% रेट अगर बढ़ाई गई तो क्या वो 10 रुपये पर बढ़ी है 10 रुपया, या वो 10% 100 रुपये पर बढ़ा है। तो इसकी वजाहत जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लगातार इस तरीके के सवाल जो है वो पूछे जा रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज़ और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो ज़रूर इसकी वजाहत करेंगे। यहाँ पर जी छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार आएंगे तो सीधे फ़ोन लाइन हम खोलेंगे और फ़ोन लाइन खोलने के साथ साथ कुछ बातें आपसे के साथ करेंगे, कुछ आपकी बात भी सुनेंगे, फिर आपको ये भी बताएंगे कि पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना का खेल किस तरीके से खेला गया है।